स्टडी करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन वन डायरेक्शनल मोशन। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया था उस तरह से हम इसको भी स्टडी करेंगे। y एक्सिस पे वेलोसिटी और x एक्सिस पे टाइम। हाइट, किसी भी पॉइंट की हाइट हमको क्या बताएगी? वेलोसिटी। और किसी का भी डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट हमको क्या बताएगा कि कितना टाइम बीतते जा रहा है। ये सब लाइंस किसको दिखाती है? तो आंसर है टाइम को दिखाती है। और ये सब हाइट किसको दिखाती है? वेलोसिटी को दिखाती है। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव, इस वेलोसिटी का क्या मतलब है? पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव वेलोसिटी जो हम एक डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं, उस तरफ होने वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव वेलोसिटी बोलेंगे और जो उसके अपोजिट साइड में होगी उसको नेगेटिव बोलेंगे। कौन सी तरफ पॉजिटिव, कौन सी तरफ नेगेटिव, इसका रूल नहीं है, कन्वेंशन है। कन्वेंशन है मतलब हमने मान लिया, जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं, वी गो टुवर्ड्स राइट। ABCD लिखते हैं, वी गो टुवर्ड्स राइट। तो राइट साइड में डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड को नेगेटिव। इसी तरह से टॉप साइड को पॉजिटिव, बॉटम साइड को नेगेटिव। बट देयर इज नो रूल। हम चाहे तो नीचे को पॉजिटिव मान ले, ऊपर को नेगेटिव मान ले, ये हमारी इच्छा है। ओके, तो ये डायरेक्शन हमारी आर्बिट्रेरी होती है, जैसे हमारी इच्छा होती है वो डायरेक्शन हम लेते हैं। तो फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, इसके अलग अलग ग्राफ स्टडी करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये हमने एक लाइन, ये ग्राफ की एक लाइन है और ये इसके सारे पॉइंट इस लाइन में है। दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी। इस पॉइंट की हाइट हमको क्या बताती है? वेलोसिटी। ये राइट तरफ डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाता है? टाइम। तो इतने टाइम पर, t1 टाइम पर इसकी इतनी वेलोसिटी है। लेट अस से दिस वेलोसिटी इज 10। तो इतने टाइम पर भी इसकी वेलोसिटी क्या है? 10। इतने टाइम पर भी इसकी वेलोसिटी क्या है? 10। और इतने टाइम पर भी इसकी वेलोसिटी क्या है? 10। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट दिस ऑब्जेक्ट? इज इट एट रेस्ट और इज इट मूविंग? देखिए, मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, इट हैज ए वेलोसिटी ऑफ 10, वेलोसिटी ऑफ 10, वेलोसिटी ऑफ 10। वेलोसिटी किस चीज में होती है? जो मूव कर रहा है, सो इट इज मूविंग। So this object is moving, but its velocity is continuously 10. If its velocity is continuously 10, it is moving. तो ऐसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं? जो वेलोसिटी न बढ़ रही है न कम हो रही है, it is known as uniform velocity. Uniform velocity. Okay. तो स्ट्रेट लाइन which is parallel to time axis हमको क्या देती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या देगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये समझ में आया? ओके, अब इसी के एक दो वेरिएशंस और देखिए। ये वाली लाइन जो हमने यहां खींची ठीक टाइम एक्सिस के ऊपर, ये हमको क्या बताती है? ये लाइन हमें बताती है कि यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। हमने 0 मानी। तो ये अगर लाइन हमने यहां खींची तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 0। यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। तो जिसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली 0 है, what does that mean? Is it moving or not moving? Answer is it is not moving because velocity is 0. तो जो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल एट रेस्ट। पार्टिकल एट रेस्ट।
उसका ग्राफ कैसा बनेगा? कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन द टाइम एक्सिस। ये है वेलोसिटी इज 0, द पार्टिकल इज एट रेस्ट। ये वाला ग्राफ क्या दिखाएगा? दिस ग्राफ विल शो द वेलोसिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। Velocity in opposite direction, that is negative velocity। इस तरह से पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी और बीच वाली जीरो वेलोसिटी, ये तीनों स्ट्रेट लाइन के लिए हमने बनाया। उसके बाद स्लोप इन बीटी ग्राफ। स्लोप का मतलब क्या होता है? दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। स्लोप, ये हमने एक ग्राफ देखा, इस ग्राफ की लाइन में हमको स्लोप दिख रहा है। नाउ व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ स्लोप? मेजरमेंट ऑफ स्लोप इन ज्योमेट्री इज डन बाय टेंजेंट। तो ये अगर एंगल थीटा है, देन स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ओके, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब फिजिक्स में आ जाइए, परपेंडिकुलर हमको क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम दिस वेलोसिटी टू दिस वेलोसिटी। सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बेस देता है चेंज इन time, and velocity change divided by time change. This is definition of acceleration. So this is acceleration. A. So slope gives acceleration. Slope in VT graph gives acceleration. Now we can say if there are two buses moving, one has velocity time graph like this and other has velocity time graph like this, A and B, which has more acceleration out of A and B? So answer is whichever has more slope. Slope किसका ज्यादा है? A। तो acceleration किसका ज्यादा है? A। A का acceleration ज्यादा और B का acceleration कम। तो ये वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। ओके, अब इसमें स्लोप में एक और चीज देखिए। यहां पर हमने स्लोप निकाला when the time is t1 और यहां से थोड़ा सा टाइम लेके यहां हमने देखा यहां पर पॉइंट मिलता है ये वाला और यहां पॉइंट मिलता है ये। इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 1। मान लीजिए 1 1, तो कितना आया? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। फिर थोड़ी देर बाद हमने यहां देखा इस टाइम पर वेलोसिटी इतनी हो चुकी है, फिर से हमने एक बेस बनाया टाइम का 1 और यहाँ की वेलोसिटी चेक की, ये यहाँ की वेलोसिटी है और यहाँ पर ट्रायंगल बनाया। अगेन slope is given by perpendicular upon base. This is 1 upon 1. The slope here is also 1. यहाँ का slope भी कितना है? 1. And what is represented by slope? Acceleration. So here acceleration is 1. Here also acceleration is 1. तो जो acceleration नहीं बदल रहा है, the acceleration is constant, so we call it constant acceleration or uniform acceleration। और ये किससे एग्जिबिट होगा? ये एग्जिबिट होगा स्ट्रेट लाइन से। अगर ये हमारी लाइन यहां से ऐसे जाए और यहां जाकर ऐसे हो जाए
तो यहाँ का स्लोप कम है, यहाँ का स्लोप ज्यादा है, यहाँ का एक्सेलरेशन कम है, यहाँ का एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ में फिर से देखिए, वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन एंड कर्व, व्हाट इज द चेंज? दिस इज यूनिफॉर्म acceleration and this is variable acceleration. Uniform acceleration and variable acceleration. ये VT ग्राफ में स्लोप। वेरिएबल एक्सेलरेशन अभी क्लास 11 के स्कोप में नहीं है। We will study problems related only to uniform acceleration, जहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू एक जैसी थ्रू आउट द मोशन रहती है। तो अभी हम लोग वो स्टडी करेंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन कॉम्पिटिटिव सेक्शन में है, दैट यू विल सी व्हेन वी प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव। ओके, तो ये स्लोप का मीनिंग हो गया। अब स्लोप के अलग अलग डिजाइन देखिए, किस तरह के स्लोप हो सकते हैं। वीटी ग्राफ, दिस लाइन A and this line B, इनके मीनिंग क्या क्या है? दोनों में वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी टाइम, द वेलोसिटी इज चेंजिंग। इनिशियल हाइट कम है, बाद की हाइट ज्यादा है। हाइट की जगह वेलोसिटी शब्द लगाइए। इनिशियल वेलोसिटी कम है, बाद में वेलोसिटी ज्यादा है। दिस इज ए एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड। अब इसका उल्टा देखिए, यहां पर जब टाइम कम था वेलोसिटी इतनी ज्यादा थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, टाइम कितना हो गया, वेलोसिटी कैसी हो गई? कम हो गई, ज्यादा वेलोसिटी से कम वेलोसिटी। तो ऐसा मोशन कौन सा होता है? रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन या डिसेलेरेशन। This is acceleration and this is deceleration. तो जब भी आपको पहचान करनी हो, एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन है, क्या चीज है, तो कैसे करना? पहले का टाइम, बाद का टाइम, इन दोनों को देखिए कि पहले वेलोसिटी ज्यादा है कि बाद में वेलोसिटी ज्यादा है। ओके, नाउ आई ड्रॉ दिस लाइन। बताइए एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन? ओके, पहले की वेलोसिटी इतनी है ये, और बाद की वेलोसिटी इतनी है। कौन सी वेलोसिटी बढ़ी? पहले वाली की बाद वाली? बाद वाली वेलोसिटी ज्यादा बढ़ी है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन? एक्सेलरेशन। इसलिए ये क्या शो करता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ओके, ये क्या शो करेगा? पहले के टाइम में वेलोसिटी ज्यादा, बाद में वेलोसिटी कम, तो ये क्या शो करेगा? रिटार्डेशन। तो एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, इसको देखने का मेथड समझ में आया। शुरू के टाइम में वेलोसिटी देखिए कम है कि ज्यादा है, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी देखिए, क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी बढ़ रही है कि वेलोसिटी कम हो रही है। इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेथड को याद करिए, शुरू की वेलोसिटी, बाद की वेलोसिटी, उससे पता लगेगा रिटार्डेशन है कि एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? ओके, तो ये है स्लोप इन वीटी ग्राफ। तो दो चीजें हमने देखी, अगर स्लोप नहीं हो तो एक्सेलरेशन जीरो, ठीक, और ऊपर लाइन है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे लाइन है तो वेलोसिटी नेगेटिव। एक बॉल हमने ऐसे ऊपर फेंका और वो बॉल ऊपर जाके नीचे गिरा, इसका वीटी ग्राफ बनाइए। बनाकर मुझे दिखाइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉल विच इज थ्रोन अप एंड इट कम्स बैक। ए बॉल इज थ्रोन अप एंड इट कम्स बैक।
इनिशियल वेलोसिटी इसकी कैसी है, जैसे ही हमारे हाथ से छूटती है। दो चीजें बताइए मुझे, वेलोसिटी की डायरेक्शन प्लस है कि माइनस, दूसरा वेलोसिटी की वैल्यू हाई है कि जीरो है द मोमेंट इट लीव्स अवर हैंड। जैसे ही हम यहां से ये पोर्शन जो है, दिस इज नॉट टू बी काउंटेड इन द मोशन ऑफ बॉल, यहां हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ही ये हमारे हाथ को छोड़ती है, वहां से आपकी काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, हाई। और ऐसा जाते 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 वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। हाई वेलोसिटी हमारे ग्राफ में किधर आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऊपर जा रहा है, उससे हमने क्या डिसाइड किया, पॉजिटिव। हमने ऊपर की तरफ क्या मान लिया, पॉजिटिव। ओके, वैल्यू कैसी है, when time is equal to 0, जैसे ही हमने बॉल को छोड़ा उसकी वेलोसिटी कैसी है, हाई। हाई वेलोसिटी का पॉइंट यहां मिलेगा, हाई वेलोसिटी। ये वाली हाइट क्या है, जीरो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी। जैसे ऊपर पहुंचती है उसको थोड़ा सा टाइम बीतता है, थोड़ा सा टाइम बीतता है, इतना टाइम बीत गया और अब इसकी वेलोसिटी हो गई जीरो, ऊपर में जा। जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो जीरो वेलोसिटी एंड सो मच टाइम, पॉइंट कहां मिलेगा, इस पॉइंट की हाइट कितनी होगी, जीरो वेलोसिटी के कारण इसकी हाइट जीरो, जीरो वेलोसिटी जीरो हाइट, तो ये इसका पॉइंट है। फिर से थोड़ा आसान करने के लिए इसका टेबल बना लेते हैं, टाइम वेलोसिटी। When the time is zero, velocity is v. When the time become t, velocity become zero. टाइम t बीता, ऊपर जाके वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। उसके बाद फिर से टाइम हुआ 2t, अब उसकी वेलोसिटी कैसी है, 2t। एक t में ऊपर पहुंचा, एक t और बीता, अब वो कहां आ गया, नीचे आ गया। वेलोसिटी कैसी है उसकी, जीरो या मैक्सिमम, गिरने के पहले वेलोसिटी फिर से मैक्सिमम। जब एक बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी है 20, ऊपर जाते जाते हो गई जीरो और फिर यहां से नीचे आई तो 20। तो नीचे जब फिर वापस पहुंची तो वेलोसिटी कैसी है, मैक्सिमम v, लेकिन इसकी डायरेक्शन कौन सी, नेगेटिव, तो दिस इज माइनस। तो ये वाला टाइम है जीरो, ये वाला टाइम है t, ये वाला टाइम है 2t। तो 2t टाइम में वेलोसिटी कितनी लेनी है, -v, माइनस नीचे की तरफ है, यहां से हम नीचे की तरफ जाते हैं, अगर ये +v था तो ये -v है, 2t ये आ गया। दिस इज टाइम इज 2t, वेलोसिटी इज -v। Then here time is t, velocity is 0. Here time is equal to 0 and velocity is equal to +v. ये 3 पॉइंट आपको मिले। ओके, ये 3 पॉइंट मिलते हैं, इन तीनों को मिला देंगे और हमको क्या मिलेगा, ग्राफ। This gives the ball is thrown up and it comes back. This is velocity time graph of that ball. ये एक स्पेशल एग्जांपल हम दे रहे हैं, बाउंसिंग बॉल। यहां से हमने एक बॉल को छोड़ा, ये बॉल नीचे जाके ग्राउंड से टकराएगी, वापस बाउंस होगी, बाउंस होके ऊपर आएगी, फिर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, फिर ये अपने आप नीचे गिरेगी और नीचे गिरेगी, फिर टकराएगी, टकराकर फिर से बाउंस होगी। तो इसकी वेलोसिटी में लगातार चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, हम जब हाथ से उसको ड्रॉप करते हैं तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप, जीरो, राइट। तो जैसे ही हम हाथ से छोड़ते हैं उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। अच्छा, उसकी डायरेक्शन बताइए, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। थोड़ी देर बाद t टाइम के बाद ये जब ग्राउंड पर पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाती है, मैक्सिमम। लेट अस से v। ओके, यहां से हम टेबल शुरू करते हैं। व्हेन द टाइम वाज जीरो, वेलोसिटी वाज जीरो। When the time is equal to t, जो इसको ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम लगा, उस समय इसकी वेलोसिटी हो गई v। क्या साइन लगाना है, माइनस। उसके बाद फिर उतना ही टाइम t और बीता। हम ये मानकर चलते हैं कि ये टोटल इलास्टिक कोलिजन है। टोटल इलास्टिक क्या होता है, जितनी दूर से आपने बॉल को उछाला उतनी दूर तक वो वापस उछल जाएगी।
अगर हमने इसको 2 मीटर से ड्रॉप किया तो वापस कितना उछलेगी? 2 मीटर। सबसे इजी केस है। अगर यहाँ से नीचे गिरने में उसको 1 सेकंड लगा तो कितनी देर तक वापस उड़ती रहेगी? 1 सेकंड, कम नहीं होगी। मान लो सिंपलिसिटी के लिए हमने यही केस लिया, तो नीचे गिरने में अगर टाइम t लगा है तो ऊपर आने में फिर कितना टाइम लगेगा इसको? t। ओके, ये टाइम t लगा ऊपर आने में। जब ये लास्ट में 0t 8t टाइम और बीता तो टाइम कितना हो गया? 2t। उस 2t टाइम में ये बॉल कहाँ है? ऊपर, और ऊपर आ गई है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी? फिर से 0। शुरू में ड्रॉप किया, वेलोसिटी क्या थी? 0। ग्राउंड पे पहुंची t में वेलोसिटी क्या थी? -3। एक छोटी सी चीज और बीच में छूट गई, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। t इंस्टेंट पे 2 काम होते हैं। इधर ध्यान दीजिए पीछे वाले। हाँ, t इंस्टेंट पे 2 काम होते हैं। एक, ये ग्राउंड से टकराई, इसकी वेलोसिटी कितनी है? -v। ठीक उसी इंस्टेंट पे ये ऐसे उछली, अब इसकी वेलोसिटी कितनी है? जैसे उछलेगी +v। वेरी गुड। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहां से हमने 0 वेलोसिटी से फेंका, वेलोसिटी बढ़ी 2, 3, 4, 10, -10, क्योंकि नीचे जा रहा है। जैसे ही टकराकर बॉल ऊपर उठी, वेलोसिटी 10 रहेगी, लेकिन डायरेक्शन बदल गई, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे? +10। तो t में हमारी 2 रीडिंग बनी, t -v, तुरंत t क्या बन गया? +v। और उसके बाद 8t और बीता, टाइम कितना हो गया? 2t। इस 2t में बॉल ऊपर आ गया, वेलोसिटी क्या हो गई? 0। उसके बाद 2t पे 0, 3t पे फिर से बॉल नीचे गई, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? -v। इसी 3t पे तो क्या हो गई? +v। ये हमेशा यहां पर क्या हो रहा है? बाउंस। ये दिस इज बाउंस, ग्राउंड से बाउंस हो रहा है। 3t के बाद फिर ये ऊपर आई, 4t पूरा हो गया, ऊपर आकर फिर कितनी हो गई? 0। अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद फिर नीचे गिरेगी एक टाइम और, 5t। 5t में कितना आ जाएगा? -v। इसी 5t में बाउंस होके क्या बन जाएगा? ये +v। और फिर 6t में क्या हो जाएगा? 0। इतने पॉइंट काफी है हमारा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। और अब देखिए इस ग्राफ को हम बनाते हैं इस तरह से। यहां से टाइम लेते हैं, t = 0 एंड t = 0, t = 0। शुरू में 0, 0 ये पॉइंट मिला हमें, 0, 0। दूसरा पॉइंट टाइम t बीता, t पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी लेनी है? -v। t टाइम पर हमने वेलोसिटी ली ये -v। दिस, इसके बाद ये पॉइंट हमको मिलता है -v। ओके, यहां से यहां आ गया, तुरंत उसी समय तीसरा पॉइंट कौन सा मिलता है? +v। -v से उछली और इसी टाइम पर अगला पॉइंट क्या मिला हमको? +v। दिस इज टाइम t and velocity is +v. Here time is t, velocity is -v. ओके, तो ग्राफ, उसके बाद एक और t ले लीजिए, 2t पे फिर कितना आया? 0। 8t और यहां से लिया और अब वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो ग्राफ की शेप कैसी हो रही है? यहां से फिर यहां से, उसके बाद 3t -v, 1t और बढ़ा। दिस इज 1t, 2t, 3t, 4t, then it is 5t and 6t। 2t पे यहां आ गए, 2t 0 वेलोसिटी। 3t पे बॉल फिर नीचे गया, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? -v। दिस
उसी 3t पे फिर से बाउंस हुआ, बाउंस होके कितनी हो गई +v, तो यहां पर हमें मिला +v। उसके बाद 4t पे फिर क्या हो गई 0, 4t पे 0, हाइट उसकी 0 वेलोसिटी, और 5t पे -v, 5t पे -v। ओके, उसी 5t पे फिर से +v, इसी 5t पे क्या हो गई +v, फिर 6t पे 0, 6t पे हाइट 0। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। दिस इज ग्राफ ऑफ ए बाउंसिंग बॉल। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। इसमें हम सिर्फ वेलोसिटी का साइन और उसकी वैल्यू देखते हैं। बॉल ऊपर है कि नीचे है वो हमको नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सिर्फ हम उसकी वेलोसिटी देखते हैं और उसकी पोजीशन को नहीं देखते। तो ये कभी मत सोचिए कि यहाँ पर बॉल ग्राउंड पे है। ग्राउंड का पोजीशन तो ये बताता ही नहीं है। ये क्या बताता है? वेलोसिटी एंड टाइम। तो 0 वेलोसिटी से शुरू किया, ग्राउंड पे पहुंचा, वेलोसिटी -v, तुरंत वो बदल के हो गई +v। फिर जब बॉल उछलकर ऊपर आता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। इसमें जहां जहां 0 वेलोसिटी है, बॉल कहां पर है? ऊपर में। और जहां जहां मैक्सिमम वेलोसिटी है, बॉल कहां पर है? ग्राउंड के पास। तो अगर हमसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर बॉल की पोजीशन कहां है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? पोजीशन इज एट दी टॉप। टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन। यहां पर नीचे क्या दिखाता है? डाउन, ग्राउंड पोजीशन गोइंग डाउन, ग्राउंड पोजीशन गोइंग अप। तो इस ग्राफ को बनाइए। ओके, तो इज दिस पॉइंट क्लियर? जितनी बार बाउंस होता जाएगा उतनी बार वेलोसिटी कम होती जाएगी और उतनी बार टाइम पीरियड भी छोटा होता जाएगा। तो ये एक्चुअल कंडीशन है और ये एक आइडियल सोल्यूशन है। शेप ऑफ ए ग्राफ मान लीजिए हमने एक पॉइंट यहां देखा, बॉल को हमने ऐसे थ्रो किया ऊपर की तरफ, 0 टाइम में उसकी वेलोसिटी थी 20, तो पहला पॉइंट मिल गया। थोड़ी देर हुई, t टाइम बीता, t टाइम बीता, ये यहां पर t टाइम के बाद वहां पहुंच के उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो 0 हाइट यहां कहां दिखाएगा? यही दिखाएगा 0 हाइट। तो ये उसका दूसरा पॉइंट मिला। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं। और ये आपको सोचना है कि हम स्ट्रेट लाइन से ही क्यों जोड़ेंगे? हम ऐसा भी तो जोड़ सकते हैं, इस कर्व से भी जोड़ सकते हैं, स्ट्रेट लाइन से भी जोड़ सकते हैं। इसका सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन से जोड़े कि ऐसे जोड़े कि इस तरह से जोड़े कि कर्व से जोड़े? ओके, तो इसके लिए एक छोटी सी टेक्निक याद रखिए। इसको आप बेसिकली मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि ग्राफ की शेप कैसी होती है। फिजिक्स में हमने जो छोटा सा यूज करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जिन दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन है, B और T, S और T, S T, इस तरह से कोई भी दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन हो सकता है। तो जिन दो क्वांटिटी के बीच ग्राफ बनाना है, उनका एक इक्वेशन जिसको आप जानते हैं, उस इक्वेशन को नोट करिए, लिखिए। तो B और T का एक इक्वेशन हम लोग जानते हैं, V इज इक्वल टू U प्लस A। व्हाट इज U? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की एक बार होती है, सो दैट इज ए कांस्टेंट। इनिशियल वेलोसिटी तो बार बार नहीं बदलेगी, एक बार स्टार्ट हुआ, जो वैल्यू आई वो वैल्यू फिक्स हो गई, दैट इज ए कांस्टेंट। एक्सीलरेशन
हमने बताया एक्सेलरेशन हमने कौन सा लेना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम। अगर एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हमारे लिए ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। इस पूरे टाइम टी तक एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं बदलती, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। जब ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो प्रोपोर्शनैलिटी किस किस के बीच में हुई, v और t, v और t। अब v इज प्रोपोर्शनल टू t, इन दोनों का प्रोपोर्शनैलिटी का मैथमेटिकल रेशियो यहां से देखिए, v की पावर देखिए 1, t की पावर 1 एंड 1। अब जब हम इसकी वैल्यू रखते जाएंगे, t को 2 टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। इसको 4 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। दिस इज, इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ हमारा बनता है स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे में जब पावर 1 1 हो तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। मैथमेटिक्स में हम लोग इसको किस तरह से स्टडी करते हैं, x और y दो वेरिएबल क्वांटिटीज है। अगर हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax प्लस c, दिस इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट, y और x चेंज हो रहे हैं, y की पावर कितनी है 1, x की पावर 1, तो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। आप बना के देखेंगे, बनेगा। मैथमेटिक्स में आप इसके और डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, y की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। जब ऐसा होता है then we get a पैराबोला। तो ये पैराबोला हमको इस तरह से मिलता है। इस समय कौन सी शेप बनेगी, पैराबोला। और पैराबोला कैसा होता है, इट इज ए कर्व। तो जब एक की पावर 1 हो और एक की पावर 2 हो तो क्या बनना है, पैराबोला एंड नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये पैराबोला किसी भी तरह का हो सकता है, वो अलग बात है, बट दिस विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन, ये याद रखिए। तीसरा, इफ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दोनों की पावर कितनी कितनी है 2 एंड 2। अगर दोनों की पावर 2 2 है तो इसका ग्राफ एक सर्कल बनेगा, सर्कल। दिस वाज पैराबोला, दिस इज सर्कल। चौथा, y इज इक्वल टू a अपॉन x, यानी x की पावर कितनी है -1। तो ये इसका इनवर्स ग्राफ बनेगा एंड दैट ग्राफ विल बी लाइक दिस इज नोन एज इनवर्स ग्राफ। इनवर्स रिलेशंस में ये ग्राफ बनता है। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। यहाँ पर y और t ये दो वेरिएबल हैं, ये t और ये y। इनका जब ग्राफ बनेगा y और t का, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा और इसका नाम है साइनोसाइडल। साइन का और कॉस का, दोनों फंक्शन का ग्राफ एक जैसा ही रहता है, पर स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग रहेगा। a cos ओमेगा t, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये टॉप से स्टार्ट करता है, ये 0 से स्टार्ट करता है। ये क्यों होता है ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। साइन 0 इज इक्वल टू 0 बट कॉस 0 इज इक्वल टू 1 फुल वैल्यू। इसलिए कॉस यहाँ से स्टार्ट होता है और साइन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो डिटेल मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि जब इस तरह के फंक्शन फिजिक्स में आएंगे तो उनके ग्राफ की शेप कैसी। इसलिए एज ए थंब रूल
आपको ये सब याद होना चाहिए कि पावर कौन सी होगी, फंक्शन कौन सा होगा, तो उसके ग्राफ की शेप क्या होगी। ठीक है, ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। स्पेशली सबसे ज्यादा हमारे ये दो काम में आते हैं, स्ट्रेट लाइन where it is 1 to 1 and this parabola where it is 1 to 2. Okay. अगर हम एक पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे होते हैं, पोजीशन ST, अगर ST ग्राफ हमने बनाना है तो इसकी शेप एक्सेलरेटेड मोशन में कैसी आएगी? आपने पढ़ा है ये कैसा मोशन है ST में, या सॉरी इसको हमने पढ़ा था XT, पोजीशन एंड टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम में ये क्या बताता है? कल क्लास में पढ़ा था एक्सेलरेटेड मोशन, शुरू में स्लोप कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, फिर वेलोसिटी बढ़ गई। दिस इज ए पार्ट ऑफ पैराबोला। कैसे पता लगा? इसका पता इससे लगेगा कि S डिस्प्लेसमेंट और टाइम t, इसका इक्वेशन कौन सा होता है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये देखिए S की पावर कितनी है? 1, t की पावर कितनी है? 2। 1 और 2 हुआ। जब भी 1 और 2 होगा तभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, क्या बनेगा? हमेशा पैराबोला, इसलिए पैराबोला बनेगा। ये समझ में आया? ओके। अगर v और s का रिलेशन हमको निकालना है तो v और s का रिलेशन अगर हम बनाएंगे u और s, ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर a को 0 कर देंगे, एक्सेलरेशन इज 0, नो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0, तो हमारा फॉर्मूला क्या बचा? s इज इक्वल टू ut, पावर कितनी है? 1 1। अब कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये तो ये हमको क्या दिखाता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना? 0। दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें एक ही कुछ वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे t स्क्वायर हो गया, इसलिए ये पैराबोला बनेगा। ये कौन से ग्राफ की बात कर रहे हैं? XT ग्राफ की बात कर रहे हैं जो हमने कल स्टडी किया। समझ आया कि इसकी शेप ऐसे अलग अलग क्यों हो गई? मैथमेटिकली ये उसका एक्सप्लेनेशन। फिजिक्स में हम क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि पहले वेलोसिटी कम थी, फिर वेलोसिटी और बढ़ी, फिर वेलोसिटी और बढ़ी, स्लोप बढ़ते जा रहा है, इसलिए पैराबोला बन गया। ये ठीक है। तो अगर इक्वेशन दिया है तो भी आपको शेप समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म ये शब्द दिए गए हैं तो उससे भी आपको उसकी शेप समझ में आनी चाहिए। इस तरह से हम इसकी शेप को। नाउ वी विल टेक एरिया इन VT ग्राफ। एरिया इन VT ग्राफ, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ये एक पार्टिकल यहां से जा रहा है और उसकी वेलोसिटी है v। एक्सेलरेशन नहीं है, किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो जाते जाता है। किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यहां से चलता है, यहां पहुंचते पहुंचते उसका टाइम बीत गया t। v वेलोसिटी से चला, t टाइम यहां तक आ गया। ओके, तो इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया vt। हमने इसका ग्राफ बनाया, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू vt। हमने इसका vt ग्राफ बनाया, v और t। when the time was equal to 0 the velocity was certain value v। जैसे जैसे टाइम बीतता है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। ये वाला टाइम आया, वेलोसिटी उतनी ही है, सेम हाइट। फिर टाइम बीता, वेलोसिटी अभी भी उतनी ही है, सेम हाइट। फिर टाइम बीता, वेलोसिटी अभी भी उतनी ही है, सेम हाइट। तो हमारा ग्राफ ओके। इसमें ये टाइम है t1, ये टाइम है t। ये वाली वेलोसिटी कितनी है? v। तो यहां पर ये एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, दिस हैज सर्टेन एरिया। इसका नाम है A B C D। तो एरिया A B C D is equal to, this is equal to BC
मल्टीप्लाइड बाय DC। ये आपको पता है। ओके, नाउ व्हाट इज BC? BC in physics, this is represented by velocity. So this is velocity multiplied by DC. DC what? Change in time. So this is time period. Velocity into time period. Velocity into time period क्या होता है? Displacement. So this is displacement. S. तो कहां से शुरू किया था? एरिया। तो एरिया इन BT ग्राफ, व्हाट डज इट गिव अस? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इन BT ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट। ये हमने एक फैक्ट याद कर लिया। डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट? तो आंसर है जहां से हमने शुरू किया काउंट करना T1 से, वहां से लेके टाइम T2 तक उतने का एरिया लिया, इसीलिए उतनी देर में सेटल किया गया डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इज ओके। ये एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। ए ट्रेन स्टार्ट्स विद इन 10 सेकेंड, इस वेलोसिटी बिकम 20। दिस इज 20। देन इट रन्स एट द वेलोसिटी ऑफ 20 अप टू 30 मोर सेकेंड। 10 प्लस 30 40 सेकेंड तक वो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? 20। तो इसकी हाइट क्या रहेगी? 20। सब इधर ध्यान दीजिए, लिखना बंद करिए, यहाँ देखिए। ओके, तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 20। जैसे ही ये 40 सेकेंड होते हैं, ये अप्लाइज ब्रेक। ब्रेक लगाता है और 5 सेकेंड और बीतते हैं, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये पॉइंट कहाँ आ गया? 0 वेलोसिटी पे आ गया। After 5 seconds at 45, this is 0 velocity. Now, how much is the distance covered by the train? हमारा आंसर क्या है? How much is the distance? Straight line में ट्रेन जा रही है और इसका डिस्टेंस निकालना है। अब हमारा नॉलेज क्या कहता है? एरिया इन BT ग्राफ gives us the distance traveled. तो इसका हम एरिया निकालेंगे and that gives us the distance. ओके, एरिया निकालने के लिए हम लोगों को एरिया के जो फॉर्मूलाज मालूम है, वो फॉर्मूला रेक्टेंगल के हैं और ट्रायंगल के। तो हमारी ये जो भी शेप बनती है, पहले हम इसके पार्ट कर लेंगे। ऐसे पार्ट करेंगे कि रेक्टेंगल बन जाए और ट्रायंगल बन जाए। अल्टरनेटली आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि ये दो पैरेलल लाइन और ये दो नॉन पैरेलल लाइन, ये कौन सी शेप कहलाती है? ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं इसको आप लोग? ट्रेपीजियम। ओके, अगर ये ट्रेपीजियम है तो ट्रेपीजियम के एरिया का सिंगल फॉर्मूला भी आपको मालूम है, हाफ ऑफ दिस इनटू दिस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, आप चाहे ट्रेपीजियम से करिए, चाहे ट्रायंगल और रेक्टेंगल से करिए। फिलहाल हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल से करेंगे। सो दिस इज आवर शेप नंबर 1, दिस इज शेप नंबर 2, दिस इज शेप नंबर 3। ओके, टोटल एरिया निकाल दीजिए। एरिया की वैल्यू, this base is 10. How much is the height? 20. Half base into height, 10 into 20. This is 100. Okay, इसका एरिया लेते हैं। This is 20 into 30. Area 1, this is area 2 is equal to 30 multiplied by 20. 30 multiplied by 20. 600। उसके बाद एरिया नंबर 3, एरिया 3, दिस इज इक्वल टू हाफ 40 to 45, 5 हाइट 20, 20, 50। टोटल एरिया कितना हुआ? टोटल एरिया इज 750 and what is given by area? Area gives the distance traveled, so we write it meter. वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, उसमें सेकेंड को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मीटर में आएगा। तो 750 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इस तरह से एरिया से हमने क्या निकाला? डिस्टेंस।
ये हो गया सबका। This is the line of graph. This and this. Okay? A particle moves such that its velocity time graph is given by this graph. Here it is -20. अब यहां पर माइनस का क्या इम्प्लीकेशन है? इसमें हम दो चीजों के आंसर निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या अंतर होता है दोनों में? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जब हम इसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, एरिया ऑफ 3 एंड एरिया ऑफ 4, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5। सॉरी 1 2 3 4 तक ही है एरिया 4। ये सबको हमने प्लस कर दिया तो क्या निकला? डिस्टेंस। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट में 1 2 3 आर पॉजिटिव, 1 प्लस 2 प्लस 3, इनके एरियाज आपस में ऐड होंगे, पर ये वाला माइनस है तो इसका एरिया माइनस हो जाएगा, माइनस एरिया 4। अगर ऐसा करिया तो ये हमको क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एरिया को टोटल करते समय प्लस और माइनस दोनों साइन लेते हैं, और जब हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो प्लस और माइनस नहीं लेते। ये हम लोग को मालूम है कि यहां से हम चले 10 मीटर इधर गए, फिर 10 मीटर वापस आए, तो डिस्टेंस कितना होता है? 10 प्लस 10 20, पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 10 माइनस 10 0। तो डिस्प्लेसमेंट में माइनस को माइनस रहने देना है, लेकिन जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो माइनस नहीं लेना है। डिस्टेंस के लिए हमेशा सबको प्लस करना है, ये प्लस, और यहां पर ये क्या हो जाएगा? माइनस। अंतर समझ में आया? तो इससे आप इसके न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। तो हमने दो चीजें स्टडी की इसमें, वीटी ग्राफ में या दूसरे ग्राफ्स में। वन इज स्लोप। In VT graph, what is given by slope? Slope gives acceleration. What is given by area in VT graph? Displacement. Okay? ये दो चीजें आपको याद रखनी है और इन्हीं के बेसिस पर ही हम आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।